1974 में स्थापित राज्य खनिज विकास निगम, वर्ष 1974 में स्थापित राज्य खनिज विकास निगम को वर्ष 2020 में भंग कर दिया गया। वर्ष 2020 में भंग कर दिया गया। ठीक, 2 पॉइंट हुआ। अगला लिखो। वर्ष 1998, सब इसमें सन ही है इंपॉर्टेंट। वर्ष 1998 में 98 वर्ष 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति वर्ष 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति में उद्योग को एक विकास का दर्जा प्रमुख रूप से प्रदान किया गया था। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में खनिज नीति कब आई थी? 1998 में। ठीक है, और उसके बाद 1974 में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद उसे खत्म कब किया गया? भंग कब किया गया? 2020 में। ठीक, अब उसके आगे लिखो। अगला पॉइंट 3 हो गया ना जी। अब अगला लिख लो। भारत के संपूर्ण जीवीए में भारत के संपूर्ण जीवीए में उत्तर प्रदेश के जीवीए का प्रमुख स्थान है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जीवीए में वर्ष 2022-23 वर्ष 2022-23 मतलब के आंकड़ों के अनुसार खनिज की भागीदारी लगभग 1.2% रही। लगभग 1.2% रही। अगला पॉइंट लिखो। उसके बाद लिख लो। राज्य में अनेक प्रकार के खनिज उत्पादन पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आगे लिखो। चूना पत्थर पाए जाने वाले
प्रमुख स्थानों में गुरुमा नाम है, ऐसे लिखो। ये धातु है ना। हाँ, गुरुमा, कनाज, बाबूहारी, गुरुमा, कनाज, बाबूहारी इत्यादि स्थान, ये आदित्य पूछे थे ना, तो इत्यादि स्थान मिर्जापुर में पाए जाते हैं। अब कोई ये तीनों स्थान कहाँ हैं? मिर्जापुर में, ठीक है। किसी पे कोई टेस्ट था, हाँ, गुरुमा, कनाज और बाबूहारी, ठीक। किसी कोई टेस्ट था, वो आदित्य दिए भी है लड़का, इसलिए भेजा भी था इनको व्हाट्सएप पे। तो उसमें कोई ऐसा प्रश्न था जो मिलान करने के लिए उत्तर प्रदेश का दिया गया था। कौन सा किसके लिए प्रसिद्ध? चूना पत्थर, ठीक है, डोलोमाइट, ये जो पाए जाते हैं। लगभग उसमें सोनभद्र और मिर्जापुर है, लेकिन उसने स्थान को पूछा था सुनिश्चित करने के लिए कि मिलान करो कौन सा कहाँ में पाया जाता है। और पूछे भी जाते हैं, इस भी परीक्षा में आया है, लेकिन उनका कोई टेस्ट था नहीं का। अब आगे लिखो, चूना पत्थर से संबंधित, उसी में लिख लो, आगे लिख लो, चूना पत्थर से संबंधित कजरहट, हाँ कजरहट है ना सोनभद्र में, कजरहट, चूना पत्थर से संबंधित कजरहट स्थान सोनभद्र में स्थित है। सोनभद्र में स्थित है। आगे लिखो अगला, सोनभद्र का सिंगरौली, सोनभद्र का सिंगरौली कोयले के लिए प्रसिद्ध स्थल है या कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सोनभद्र का सिंगरौली स्थल कोयले के लिए प्रसिद्ध। अब अगला पॉइंट लिखो, आगे लिखो, सिंगरौली खदान से कोयले का उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड, अंडरलाइन कर लेना, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। हाँ, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है, ठीक। ये प्रश्न पूछा भी गया है पहले। उत्तर प्रदेश में जो सिंगरौली है, पहली चीज तो प्रसिद्ध किसके लिए है? कोयले के लिए। वहां का जो कार्य है वो किस निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा संपन्न होता है? तो कोल इंडिया, ये जैसे जीबीए होता है, ग्रॉस एडेड वैल्यू होता है, एडेड वैल्यू होता है, इसी से निकाला जाता है राष्ट्रीय आय। हाँ, मूल्यवर्धन कर होता है, इससे आय निकाली जाती है। जैसे उसमें है नहीं, क्या कहते हैं, भारतीय, अगर इंडियन दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेशनल इनकम, तो वैसे इसमें होता है जीएस, उसका क्या था, जीबीए ना, उसका होता है। इनका एडिशनल वैल्यू बढ़ा दी जाती है, जैसे आटा से ब्रेड बना के बेचा गया, कितना लाभ हुआ, वो चीज एक्स्ट्रा होती है। हाँ, अब भारत देश में पहले किस पर था? जीडीपी पर था। अब वर्तमान में किससे कर दिए गए हैं? जीबीए पर, क्योंकि जो सब्सिडी दी जा रही है इसी में सब्सिडी को था दोनों करके टैक्स को घटा देते हैं, ठीक। अब आगे लिखो, बॉक्साइट, हाँ, बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के
राजगंवा बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के राजगंवा, ब्रैकेट में लिखो राजगंवा पड़ता है बांदा में, राजगंवा कामा ललितपुर, राजगंवा ब्रैकेट में बांदा, ललितपुर कामा चंदौली, चंदौली तथा रेनकोट, हाँ रेणुकूट कहाँ पड़ता है? सोनभद्र में। रेणुकूट कहाँ पर? ब्रैकेट में लिखो चाहे चंदौली के लिए प्रसिद्ध हैं। सोनभद्र बताया। सोनभद्र, रेणुकूट है सोनभद्र में, राजगंवा ब्रैकेट में क्या रहेगा? बांदा, ललितपुर, चंदौली, रेणुकूट कहाँ पे है? सोनभद्र में। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? बॉक्साइट के लिए। ये पूछा भी गया है। हालांकि रेणुकूट सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम के लिए। पूछा था हिडाल्को कहाँ है? हिडाल्को है ना? हाँ हाँ, तो हिडाल्को। लेकिन पूछा जाए अगर मान लीजिए मिलान करने के लिए आता है तो ज्यादातर तो अभी तक इसमें ललितपुर देते हैं, ठीक है। लेकिन यूरेनियम के लिए फेमस है। हाँ, यूरेनियम के लिए। दूसरा क्या है? वो पहला क्या होता है? राजगंवा। हाँ, ये पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट के लिए। अगर 1/4 में आएगा तो राजगंवा कहाँ पड़ेगा? हाँ, बांदा में। अब आगे लिखो, वो सब उधरी वाले हैं, गंगा के किनारे वाले। आगे लिखो, डोलोमाइट, डोलोमाइट सर्वाधिक, डोलोमाइट सर्वाधिक मिर्जापुर कामा सोनभद्र, कामा सोनभद्र कामा बांदा तथा चंदौली में पाया जाता है या पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो, लिखिए सभी लोग ना। कांच बालू, कांच जिसे सिलिका लैंड कहते हैं ना, कांच बालू उत्तर प्रदेश में, कांच बालू उत्तर प्रदेश में मुख्यतः प्रयागराज, कामा चित्रकूट, कामा बांदा, बांदा में पाया जाता है। आगे लिखो, उत्तर प्रदेश का, अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला मुख्यतः तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट लिखो, हो गया। सोनभद्र तथा सोनभद्र तथा शारदा एवं शारदा 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 एवं रामगंगा के रेतों में, रेतों में सोना पाया जाता है। रेत बोला है आपने? रेत, रेत रेत नहीं होती? हाँ, बालू। रेत में क्या पाया जाता है? सोना, या सोना पाए जाने वाले ये क्षेत्र है, ठीक है। सोनभद्र में सोन है। अगर स्पेशली कभी पूछे था सोनभद्र लिखे हो तो सोनभद्र में कहाँ पे? सोन, ठीक। उसके बाद अगली नदी कौन सी है? सोन के बाद शारदा, फिर रामगंगा, इसी के रेत में, ठीक, कहा जाता है सोना पाया जाता है। सोना बताओ कितना महंगा हो गया है, सोने का रेट आगे बढ़ गया है। 900 700
सोने का उसकी रेट खुदाई की जाती होगी। छनाई होती है, बालू में उसकी छनाई करते हैं। अरे अब तो मान लीजिए मोबाइल का जमाना आ गया है, मोबाइल में देखते नहीं हो, लोग दिखाते रहते हैं, हालांकि तो उतना सही नहीं रहता है। बालू में माना जाता है चांदी के कण जो चमकते हैं, चांदी के कण है, सही है गलत? क्या कहेंगे? तिलका होता है। हाँ। क्या होता है? चांदी के कण भी क्या है, इसमें बालू में जो चमकदार जो मतलब वो होते हैं ना क्रिस्टल, वो चांदी थोड़ी ना होता है। चांदी होता बटोर लेते तो नहीं मिलेगा। भाई इतना तो नहीं। नहीं मतलब डिस्कस हो रहा है किसी क्लास में, तो भाई मतलब बता रहे थे कि चांदी के कण भी इसमें आते हैं इसमें, क्योंकि इसका लागत ज्यादा आता है, उसके उत्पादन से ज्यादा माल क्या इसे रेत में हाँ हो सकता है, लेकिन ये है कि रेतों में जो खनिज हैं इस तरीके के पाए जाते हैं, उनकी मात्राएं कुछ ना कुछ मिलती हैं। ठीक, लागत से ज्यादा, उसके उत्पादन से ज्यादा लागत आ जाती है। आज तो सीधी सी बात इसीलिए नहीं है, करते। तो इसीलिए तो सिक्के जो थे बंद कर दिए गए। दूसरी चीज जैसे ये समझने वाली बात थी, भारत सरकार द्वारा सिक्के क्यों बंद कर दिए गए छोटे वाले, क्योंकि जितनी उनकी वैल्यूएशन थी उससे ज्यादा उसमें क्या होता था, उसकी लागत लगती थी ना। अब 25 पैसा है, चलिए ठीक है, जब हमारा देश जैसे भी रहा, कैसे कंडीशन आजाद हुआ, बात की बात थी। लेकिन उसके बाद जितने विवाद वाले सिक्के थे, आरबीआई ने बाद में यही तो कहा था कि सिक्के बंद करना हमारी मजबूरी है। कारण क्या है, उसकी जो वैल्यूएशन आ रही है वो मार्केट में बहुत कम है। अब जैसे मान लीजिए 1 रुपए का सिक्का है, चलाना है, चलो चला रहे हैं, कुछ चीजें हैं तो नॉर्मली बंद नहीं कर सकते। 25 पैसे का सिक्का है, वैल्यूएशन उसके 1 रुपए कितनी है, 1/4। लेकिन उसकी जो लागत आ रही है उसको जो जोड़ते हैं वो ज्यादा निकल रही है ना। इसीलिए आरबीआई ने कहा कि जो ज्यादा ऐसे मूल्य जिनकी ज्यादा जरूरत ना हो भारत में या लोगों के बीच, उसे क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो लागत ज्यादा लगेगी, सरकार सोचेगी। आगे लिख लो सोना हो, आगे लिख लो हीरा। हीरा लिखिए कि नहीं? हीरा के आगे लिखो बांदा और मिर्जापुर, बांदा और मिर्जापुर मुख्यतः हीरे के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। बांदा और मिर्जापुर मुख्यतः हीरे के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। बोल विराम लगा लो। अब आगे अगला लिख लो। आगे जिप्सन मुख्यतः झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। जिप्सन झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। आगे लिखो लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए उत्तर प्रदेश का ललितपुर, ये आया भी है। लौह अयस्क का उत्तर प्रदेश का, लौह अयस्क के लिए उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला प्रसिद्ध है, या ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। अब आगे लिखो गेरू। गेरू जानते हो ना? ये लिखो। हाँ, उसे कहते हैं ओकर, कहते हैं ना, क्या गलत है, गेरू चाहे लिख लेना। हाँ, ओकर से क्या कहेंगे, गेरू लिखो, ओकर लिखो ऐसे कर, गेरू के लिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला, ओकर या गेरू के लिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला बांदा है। बांदा है। और ध्यान लगा लो। देखो ज्यादातर जो ये देख रहे हो, अब ऐसे सीधी सी बात है, ये सब उधर वाले हैं। कहाँ? जो गंगा नदी वाला सिस्टम है ज्यादातर, क्योंकि अभी भी कहा जाता है जो खनिज है, खन वाली अर्थात खनिज जितने भी पदार्थ हैं संपदा के अंतर्गत जितने भी आएंगे, ये सब कहाँ? नदियों द्वारा। अब नदियों द्वारा इसमें पड़े हो जागृति में सब बहाव के कारण, ठीक किसी न किसी कारण वहीं पे मिलता है। और अपने जितने जिले लिख रहे हो सब कहाँ हैं? गंगा नदी के सबका छाप है। नदियां काट के चट्टानों से आती हैं, जो अग्नि होती है उसी में तो धातु होती है, उसी में। और आएगी कैसे? नदियों के ही द्वारा। इसीलिए जितने उधर के जिले हैं, मतलब हमें तो याद करना है कौन सा कहाँ पाया जाता है, बाकी एक आइडिया के तौर पर देखा जाए तो सब वहीं मिलेंगी। जैसे एक हमारे पौराणिक चीजों में कहा जाता है गंगा नदी है हमारी,
पौराणिक के हिसाब से कहते हैं गंगा नदी में कभी कीड़े नहीं पड़ते, ठीक है, ऐसा माना जाता है धर्म के अनुसार कि माता गंगा का। लेकिन जो साइंस कहता है तो बताते क्या है, जहाँ से निकलती हैं ये, मान लीजिए उत्तराखंड गंगोत्री से, वहां से लेकर के इतने पेड़ पौधे, जो साइंस कहता है इधर से उधर इधर से उधर, मतलब इतने पत्ते टहनियाँ दुनिया भर की चीजें होती हैं कि कीड़े उसमें जनरेट नहीं हो पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग की वजह से इतनी गंदगी हो गई कि सरकार को उस पर ध्यान देना पड़ रहा है। नहीं तो गंगा धर्म के अनुसार भी पवित्र और साइंस के अनुसार भी पवित्र है। लेकिन अब जैसे कानून अपने यहाँ पहले प्रश्न आता भी था आयोग में, वो खाता है उनको, तभी वो बहुत चीजें उसमें एक ही उसका कारण नहीं है उसकी शुद्धता का, उसके कई अनेक कारण हैं। जितनी बार भी साइंस उसमें देखता है, जैसे अभी पेपर में कल परसों में था, साइंस देखो होता क्या है, साइंस में किसी चीज का प्रमाण मानता है, परसों नरसों, अब देखो आप से रिसर्च कर लो तो आपका नाम आ जाएगा। अभी एक दो वैज्ञानिक है कहीं के कनाडा के और एक पता नहीं कहाँ का था, उसने कहा कि बच्चे ज्यादा फिल्म देख रहे हैं, अब वो वर्तमान की भी तो देख रहे हैं, लेकिन उसने ये नहीं कहा आज से 20 वर्ष पहले जो पहले की पिक्चरें हैं उसका प्रभाव बच्चों पर ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है, उसी के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए अपराध बढ़ रहा है। अरे उनको छोड़ो, जो इस बात को बोला है जब वो भी बच्चा रहा होगा तो जब आपस में खेलते हैं ना तो पहले उसमें आवाज नहीं निकलती थी ढिसूम वाली, तो मारते नहीं तो अपने आप एक आदमी गिर जाता है और अगला आदमी कहता मार, सही से तो मारते नहीं, दूसरी से अगला कहता अब हम बोलेंगे तो तू गिर जाना अपने आप है, ठीक, मैं तुम्हें बंदूक चलाना सिखाऊंगा। तो उसका प्रभाव अब वो किसी ने अध्ययन किया तो बता रहा है कि सबसे ज्यादा इसका प्रभाव है। अरे तुम क्या अध्ययन करोगे यार, विदेशी आदमी सब तुम्हारे सब यहाँ पहले से ही हो रहा है। तो साइंस क्या करता है, उसका प्रमाण मानता है, इसी तरह देखने को मिल जाए कहीं पर। अब उसे इसमें भी अपने राम गंगा मान लीजिए गंगा नदी में तरह तरह की चीजें, जैसे उसका एक अपने यहाँ वैश्विक स्तर पर कहा जाता है फिनलैंड, उसका जो पानी है कहते हैं उसमें बहुत, हाँ कहते हैं बड़ा मिनरल्स पाए जाते हैं जो खिलाड़ियों को दिया जाता है अपने यहाँ, मतलब अपने यहाँ क्या सभी खिलाड़ियों को, कि अगर इसके पानी पिएंगे तो क्या कैल्शियम उसमें ज्यादा पाया जाता है, शरीर उनकी ज्यादा मजबूत होगी। और पानी इतना महंगा है कि अपने मन से कोई मंगा नहीं सकता। आगे लिखो अगला, यानी कि इसमें लव ऐश के लिए ललितपुर जिला है ना, गेरू के लिए बांदा। अब आगे लिखो, ग्रेनाइट से संबंधित जिले, ग्रेनाइट से संबंधित जिले मुख्यतः हमीरपुर, ग्रेनाइट से संबंधित जिले मुख्यतः हमीरपुर, कामाबांगा तथा ललितपुर हैं। तथा ललितपुर हैं। उसी के आगे लिख लो, जबकि ग्रेफाइट मुख्यतः मिर्जापुर के चुनार, ग्रेफाइट मुख्यतः मिर्जापुर के चुनार तथा हमीरपुर में पाए जाते हैं, हमीरपुर में पाए जाते हैं। अब आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 सर्वेक्षण के अनुसार एंडालुसाइड, हाँ एंडालुसाइड होता है ना, एंडालुसाइड में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। साथ ही भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार, उसे लिखना, साथ ही भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार डैशपोर
डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया। डायस्पोर में तृतीय नहीं, तृतीय का तो थर्ड, तृतीय स्थान प्रदान किया गया। जबकि ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जबकि पोटास भंडारण में उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान दिया गया। अब ऐसे हल्का सा एक लिख लो कहीं 1, क्योंकि ज्यादा लिखाना नहीं है। फॉरेस्ट 1, इसकी जो नीति आई थी बस 1 2 है। आगे लिखो उत्तर प्रदेश, ये निकालो 1, तो लिखो उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति वर्ष 1952 में घोषित की गई। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति वर्ष 1952 में घोषित की गई। वही उसी के आगे लिखो जबकि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को किया गया या की गई। ये डेट है उसकी, वो तो नहीं पूछेगा, वन निगम पूछता है। वन निगम की स्थापना 1974, ठीक। वन नीति कब आई? 1952। देखो एक बात याद रखो, ये थोड़े थोड़े जो पॉइंट हैं, जो डेट है इसकी, जैसे मान लीजिए अभी आपने लिखा था उसमें कि ये वित्त विधेयक और वो एक प्रश्न था, जैसे मान लीजिए मन में विचार में आया तो लिख दिए। वैसे जब इसके बाद जो चार्ट आया हुआ है, सर कह रहे थे उत्तर प्रदेश के कितने पेपर हैं? 2 पेपर, ठीक, 5वां और 6वां। तो एक पेपर हो सकता है, मतलब जैसे त्रिपाठी जी हैं, सर कह भैया कह रहे थे सर कि एक पेपर 5वां या 6वां में एक पेपर त्रिपाठी जी पढ़ाएंगे, जिससे रिलेट करेगी उनकी पॉलिटी करके। तो अगर ये डेट जो लिख रहे हो 52, 74, 98, 88, तो जब मेंस जब लिखने लगोगे, यही सबसे बड़ी बात होती है। हम ग्रेजुएशन में जब बीए करते हैं, एमए करते हैं, कुछ भी, तो चाहे यहाँ पे सर लोग हैं, कहीं पूछ लेना, सर लोग जाते होंगे, काफी जाते थे, पूरे पेपर में एक चीज ध्यान से देखते हैं कि जो पूछा गया है उसकी डेट लिखे हो आप कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, और ज्यादा नहीं, पूरी कॉपी भरी रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जिस परिप्रेक्ष्य में उसको पूछा गया है, क्या उसमें डेट डाले हैं आप, क्या उसके विषय में आप जानते हैं, बस सबसे बड़ी बात होती है। और मेंस में जब भी आपको चाहे दृष्टि की किताब ले लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए, चाहे जिसकी ले लीजिए, अगर इन लोगों की लाइन टू लाइन पूरी चीजें आप लिखोगे तो नंबर नहीं पाओगे, ये कन्फर्म है। भाई कैमरे के सामने बोल रहे हैं, कोई उसमें गड़बड़ी, इसलिए कि जब उसे लिखोगे तो जान जाएगा कुछ उसमें आप अपना, अब आप लिख भी नहीं पाओगे, चाहे आप हो चाहे हम। जब वहां लिखने बैठते हैं, आप इतने लोग हो, ग्रेजुएशन जब कर रहे थे या कर रहे हो, तो क्या आप जो आपकी कुंजी किताब जो है पूरा लिखते हो? नहीं, सारी रात पढ़ते हो, लेकिन वहां जाने के बाद थोड़ा अपना, थोड़ा उसमें से याद आ गया तो किसी न किसी तरीके मॉडिफाई करके 2-4 पन्ना भर जाता है। और उसी में मेंस में भी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, एक ये पढ़ लो एक किताब, जैसे मान लो दूसरी पढ़ोगे, तीसरी, सारी किताबें पढ़ने के बाद अगर 200 शब्दों में है तो आप लगभग 3 या 350 में एक फ्रेम करके आप पन्ना लिखोगे। ये उसकी मुख्य भूमिका होती है 300 में। फिर उसको आप रट्टा मारोगे, लेकिन वो गलत नहीं होगा, वो बहुत कायदे से लिखोगे उसको, और उसी को ले जा करके जब वहां प्रयास करोगे 350 में, तो अंदाजा है कि 200 प्लस अपने आप उसमें लिख डालोगे। ये हम मतलब हम लोग जो दिए हैं, चलो ठीक है,
हाँ नहीं सिलेक्शन हो पाया तो बात की बात है, लेकिन नंबर मिले और जिनका हुआ भी था भाई 19 आदमी लेता है, वो हमारे यहाँ भैया थे पंकज वहाँ विद्या में प्रवीण, तो उनको हमने देखा था तो वो सारा एक किताब 2 किताब 3 उसमें से छांट किसमें से और उसके बाद व्हाइट पेपर में लिख करके स्टेपल मार के बैठे हुए थे। तो उसको पलट रहे तो हम लोग पूछे थे, तो हालांकि वो भी गया सिलेक्शन वाइस हो गए थे, तो उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीए में जब हम लिख रहे थे, उन्हीं के वक्तव्य थे कि जब हम ग्रेजुएशन में लिख रहे थे तो वहाँ पे इस बात की बाउंडेशन नहीं थी कि हम कितना लिख डालेंगे, गलत भी हो सकता है, कुछ और भी डाल देंगे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गलत नहीं होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, इसीलिए उसको हम अपना फ्रेम करके रखे हैं। और ताकि इसको रट्टा मार रहे हैं 10 दिन बचा है मेंस तक कि 350 जो लिख के रखे हैं 400, तो कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा 210 215 इतने शब्द हमारे हो जाएं। तो हमने कहा भैया जो तत्काल में कहें तत्काल में कहीं कुछ नहीं होता, इसको लिखना पड़ता है। तो वैसे जैसे अब मेंस के लिए अगर लिखोगे तो जैसे 152 74 लिखे हो, तो वन नीति जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के 2 पेपर आ ही गया कि उत्तर प्रदेश की वन नीति के विषय में 200 शब्दों में उसका संक्षिप्त वर्णन करो या उसकी विवेचना करो, अलग अलग हैं तो वहाँ की तो डेट पड़ेगी ना, पहली कब आई, पहले क्या हुआ, दूसरी कब आई, परिवर्तन क्या हुआ, तथा 2021 वाली जो आई है उसमें कौन सा स्थान है, यही है, वही 3-4 पॉइंट करके चेक करेंगे। और कारण क्या है कि उसमें कोई IAS ऑफिसर नहीं होता, सब ये सर होते हैं, सब डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर जो वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, यही काफी जांचते हैं, तो विशेषज्ञ होते हैं। आप मान लीजिए 5वां पेपर दिए, चलो उत्तर प्रदेश का, कोई दूसरा तीसरा दोगे तो उसका जो पॉलिटी वाला हिस्सा है एक सर आएंगे वो जांच करके चले जाएंगे, जो आपकी हिस्ट्री बची रहेगी दूसरे सर आएंगे तो वहां से जांचेंगे, विशेषज्ञ जो होंगे। भाई सब कंबाइंड कर दिए हैं ना, 5-6 पेपर सब मिला दिए हैं उसी में, तो आप अलग अलग से 5 पेपर है तो एक क्वेश्चन मान लीजिए हिस्ट्री का है, वो बैठे हैं वो हिस्ट्री का जांचे चलेंगे, उनके आए पॉलिटी का जांच दिए नंबर, उसके बाद फिर पटरी से बना के स्केल करके जितना नंबर काटना हो काट के और उसे रिजल्ट आ जाता है, यही है उसका सिस्टम। चलो अब आगे तो लगता है इस समय गोरखपुर वाले ज्यादा है, इस समय आए होंगे, गोरखपुर है कि गया वहाँ 2-3 लोग हैं, लखनऊ कुछ पता। आगे लिखो अगला क्या लिखे हो, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 74 में, ठीक है। अब आगे लिखो उत्तर प्रदेश में, अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, 3 की नीचे अंडरलाइन कर लो। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां, नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियां, एक। दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। दूसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो गिर जाते हैं, पर्णपाती वन। अगला लिखो तीसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक। अब पूछा जाए कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में लिखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब पूछा जाए उत्तर प्रदेश में जो वनों की वैरायटी उसके प्रकार कितने बताए गए, 3। और निम्नलिखित में पूछ ले कि कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, 3 छोड़ कर दे तो हो जाए, ठीक। अब आगे लिखो, अगला हो जाए, आगे लिख लो उत्तर प्रदेश राज्य की द्वितीय वन नीति, उत्तर प्रदेश राज्य की द्वितीय वन नीति वर्ष 1998 में घोषित की गई थी।
नीतियों में सब क्या क्या है ये भी तो थोड़ा बहुत बताइए। किसमें? जैसे 1992 की आई जिसमें क्या बदलाव हुआ है, 1998 में जो आई है। हाँ, उसमें बदलाव हुए हैं। देखिए, पहले एक आई थी 1988। अच्छा, इसको लिख लो, बता दें आगे लिखो। 1998 में द्वितीय वन नीति घोषित की गई। अगला पॉइंट लिखो, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार डैश करो, किसी भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वन का विस्तार होना आवश्यक कर दिया गया। ठीक, देखो। हाँ, उत्तर प्रदेश में पहला कब आया? 1952। दूसरा कब आया? 1998 में। भारतीय नेशनल कब आया? 1988 में। ठीक है। एक वन का एक रिपोर्ट, एक क्लास है, जैसे उन्होंने पूछा अंतर क्या था, इससे पहले जो वन नीति थी, अब चाहे इसमें समझ लो, भारत देश, देखिए जो देश के लिए कोई नीति आती है तो सबके लिए होती है। स्टार्टिंग में जो नीति आई थी, वन नीति, वो नॉर्मली बनाई गई थी कि आप वनों को सर्वाधिक, एक नॉर्मली बता रहे हैं, बट इसकी तो क्लास है, ठीक है, उसमें शेड्यूल में पड़ेगी और वाले सरपाएं कि आप अपने जहां हम लोग रहते हैं वहां पर वनों का 1% होना चाहिए। वो हमारे लिए सकारात्मक होते हैं। ठीक, स्टार्टिंग वाले में बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन उसके बाद जब 1988 की जो वन नीति भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि वनों का लगभग 33, हम आपको लिखवाए हैं, उसका ओवरऑल परसेंटेज कितना था? 33.33 था, जो लिखित है उसमें। हाँ, कंपलसरी की 33.33% इसके अंदर होना चाहिए। ठीक, टोटल ओवरऑल भूमि का। लेकिन अब जैसे अभी कौन सी वन नीति आई है? भारतीय जो सर्वेक्षण है, वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, जो पर्यावरण, वन और कौन सा है? जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पूछा जाता है भारत देश से वन नीति जारी कौन करता है? पर्यावरण, वन, जलवायु मंत्रालय, उसके अधीन देहरादून का जो भारतीय सर्वेक्षण है वहीं से जारी होता है। वहां से जारी करने के बाद अभी 21 के बाद 2 वर्ष, कितने साल के बाद आता है? 2 साल के बाद आते। 21 में आया, उसके बाद 23 में आया है। तो उसमें भारतीय दृष्टिकोण से तो सकारात्मक बात कही गई है कि भारत में वनों की जो संख्या है वो मिजोरम में भी बढ़ाई गई है, मध्य प्रदेश ओवरऑल में सबसे ज्यादा है। तो उसमें कहा गया 21.71% था, वो कब? 2021 के अनुसार। लेकिन इधर के परसेंटेज उसके बढ़ गए हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जो FAO है, ठीक, ये फूड एवं कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन, दुनिया में वन नीति कौन जारी करता है? अरे यही जो लिखे हैं हम, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसने जो भी रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा है कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में वनों को बढ़ाने की बात कही गई है, ये सत्य है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि लगभग 6.71% की वनों की कमी दर्ज की गई है। अभी आई है रिपोर्ट हाल ही में, जैसे लड़के ने पूछा कि इसके अंदर बड़े अंतर थे, कहा गया, वो तो अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग, वो तो पढ़ाया जाएगा उसमें। वन नीति थोड़ा सा ऐसे बता दे रहे हैं। ये जो आया उसमें कहा गया कि लगभग 7.1, और ये जो है सकारात्मक नहीं रहा, 6.1%, इसमें कमी दर्ज की गई। दुनिया में एकमात्र देश रहा ब्राजील, जिसने सर्वाधिक, मतलब कि जो एक रखा गया है नियम कितने वन होने चाहिए, सकारात्मक पहलू पर मात्र एक ही था। कौन सा देश था? ब्राजील ने वनों की कटाई कम की। और वनों के कम होने का जो मुख्य कारण
FAO द्वारा जो जारी किया गया उसमें कहा गया है कृषि का विस्तार, सड़क, अरे यही सब तो बनाए जा रहे हैं, रोड सड़क, ये सब जो भी हो रहा है इसी से कृषि का वो वनों की क्या हो रही है, कटाई हो रही है। जबकि व्यक्तियों के द्वारा, जैसे पहले वन काटते थे लकड़ी बेचते थे, उसमें गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन विस्तार करने के चक्कर में वनों की कटाई हो रही है। तो इसलिए वन की वर्तमान में जो कंडीशन है ये FAO रिपोर्ट के अनुसार सकारात्मक ना होकर के नकारात्मक है। जबकि वनों को 33% रखने का जो मापदंड था वो किस वर्ष तक का है, 2030 तक का। ये कहा गया है कि 2030 तक लगभग संपूर्ण अपने स्थान का लैंड का 33.33 हम बता दिए, ओवरऑल एक तिहाई कहा जाता है, 1/3 वन होंगी। लेकिन उसमें अब लोगों की बात तो आ नहीं रही है कि लोग कर रहे हैं विस्तार करने के कारण। ये भी चार्ट आया है, मुझे लगता है ज्यादा दिन नहीं हुआ है जो जारी किया गया है FAO का। ठीक, चलो। और इसमें जो अंतर है उसमें क्या था, 2-3 पॉइंट था वो हम बता देंगे इसको कंप्लीट करके। याद शायद मैंने तो 5वीं क्लास लिखी है ना उसमें। चौथी है। अरे भाई 4वीं जो भी हो, सरकार कह रहे थे कि इससे संबंधित क्लासें अब नहीं मिलेगी क्योंकि या कहीं हमको रिपोर्ट करना रहता है। अब आगे लिखो, इसके बाद सर पढ़ाएंगे जो एक पेपर होगा जो बचा होगा त्रिपाठी सर। आगे क्या है, कौन सा लिखे हो इसमें, 98 में। तो पहली कब आई, 52 में, दूसरी कब आई, 98। उत्तर प्रदेश संबंधित भारत देश में 88 के अनुसार परिवर्तन हुआ। अब आगे अगला लिखो, 13 जनवरी 1922 को 13 जनवरी 1922 को जारी राष्ट्रीय वन नीति, 13 जनवरी 1922 को जारी राष्ट्रीय वन नीति में उत्तर प्रदेश को 17वां, कौन सा, 17वां स्थान प्रदान किया गया। 17वां स्थान प्रदान किया गया। अगला पॉइंट लिखो, उत्तर प्रदेश वन संशोधन अधिनियम 2020, उत्तर प्रदेश वन संशोधन अधिनियम 2000, ठीक, उत्तर प्रदेश वन संशोधन अधिनियम 2000 ही है, बीच में 2000, वर्ष 2001 में प्रभावी किया गया। 2000 वन नीति, उत्तर प्रदेश वन संशोधन अधिनियम कब आया, 2000, ठीक। और प्रभावी कब, 2000, हाँ। और अगर उसकी डेट टू डेट लिखनी हो तो चार्ट में था, क्या है, लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2001 से। और संशोधन अधिनियम कब आया उत्तर प्रदेश का, ठीक। अगर पूछा जाए कि वन का संशोधन अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब आया, 2000, उसका नाम है अधिनियम 2000। और प्रभावी कब हुआ था, 2000। जैसे एक आप बताना चाहेंगे को है उसका इकोलॉजी का एक सवाल है, आया था करीब एक देख रहे थे इकोसिस्टम उसमें का, उसमें पूछा गया था कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, ठीक है, ये पूछा गया था कि ये डेट क्या है इसकी, जो दिवस होता है, किस दिवस को मनाया जाता है, यही है 22 मई को। लेकिन अधिकांश देश नहीं मनाते हैं, अधिकांश देश मनाते हैं, बट डिस्प्यूटेड था उसमें। लेकिन अगर पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी जो बनाई गई लागू कब की गई थी, 29 दिसंबर को, यही तो है उसका ना, यही वो पूछना चाहता था, 29 दिसंबर 1993 को। इसीलिए जो वीएनओ द्वारा, अर्थात ये वहां पर कहा गया था कि अब 29 दिसंबर को मनाया जाएगा। उसका कारण क्या था, इसी दिन प्रभावी हुई थी। और जबकि मैक्सिमम देश मनाते क्या है, 22 मई को। लेकिन जब वो पूछेगा तो पूछता है कि प्रभावी होने की डेट 29 दिसंबर, ठीक, हाँ, थोड़ा सा रहा ये, क्योंकि प्रभावी हुआ था तब 29 दिसंबर को और 93 में। लेकिन लोग मनाना शुरू कब किए थे, 22 मई को। कारण क्या था कि जब कई देशों के लोग बैठे थे तब उन्होंने मान लिया था कि आज इसे लागू किया जाए तो आज मनाया जाए। लेकिन जब इससे पहले तुम शुरू कर चुके थे, ठीक, तो उस डेट को माने। लेकिन दो में एक होता है, वो पूछता है प्रभावी की डेट पर मनाने का डेट, तो अलग अलग है। उत्तर प्रदेश से वन नीति संशोधन कब किया गया,
2000 में। लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2001 में। ये दोनों में तो अंतर वो पूछेगा, ये अधिनियम कब आया, लागू कब किया गया। आगे लिखो, एक पॉइंट करके और आगे लिख लो। सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्र, सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्र लखीमपुर खीरी जिले में पाया जाता है। सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अगला पॉइंट लिखो, सर्वाधिक खुले वन, सर्वाधिक खुले वन, सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल, सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है। सोनभद्र है। अब आगे लिखो अगला, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला ऐसे लिखो इस अंकों में 2436, हाँ 2036, 2436.75, 2436.75 वर्ग किलोमीटर के साथ सोनभद्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला 2436.75 वर्ग किलोमीटर के साथ कौन सा है? तो सर्वाधिक कहाँ होगा? सोनभद्र में ना। अब अगला पॉइंट लिखो दूसरा, उसके बाद सर्वाधिक लिखो, सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला 3.71 के साथ भदोही है। 71 वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर के साथ कौन सा है? भदोही। बीच बीच में पूछे जाते हैं। अब आगे लिखो अगला, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र, ब्रैकेट में लिख लो 35.29%, 35.29%, ठीक, 35 के ऊपर है। हाँ, अब आगे लिखो अगला, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले क्रमशः, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले क्रमशः, पहला लिखो सोनभद्र, चंदौली, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट व पीलीभीत। सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट व पीलीभीत। अगला लिखो, सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले क्रमशः, पहला क्या आ जाएगा? भदोही,
सर। मऊ, मैनपुरी, भदोही, कामा, मऊ, कामा, मैनपुरी, अंत में लिखो संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। अब आगे लिखो संत कबीर नगर। अगली हेडिंग डालो वनोत्पाद। वनों से क्या क्या उत्पादित होता है? ऐसे वनोत्पाद, एक वनों से उत्पादित होने वाले, बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहा। अब एक करके नीचे करके लिखो, उसके नीचे कत्था। कत्था खैर वृक्ष से बनाया जाता है। खैर 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 वृक्ष होता है, खैर वृक्ष से बनाया जाता है। उसके आगे यहाँ अगला लिखो बीड़ियां। बीड़ियां तेंदू के पत्ते, बीड़ियां तेंदू के पत्तों या पत्ते से निर्मित की जाती हैं। कत्था खैर वृक्ष से बनाया जाता है, बीड़ियां तेंदू के पत्ते से निर्मित की जाती हैं। अगला लिखो माचिस की तीली। माचिस की तीली और डिब्बी, माचिस की तीली और डिब्बी बनाने के लिए सेमल, सेमल, अर्जुन, सेमल, अर्जुन एवं गुरेल, गुरेल नामक वृक्षों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। माचिस की तीली और डिब्बियां सेमल, अर्जुन, गुरेल के वृक्षों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। देखे हो अर्जुन का पेड़, गुरेल का बहुत खड़े लोग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। वो नहीं सर गिरते हैं दूर की तरफ के छुआरे तरीके से। अर्जुन का पेड़ बड़ा मजबूत होता है। खैर में तो पूछता रहता है। ऐसे पेड़ उसका भी होता है। अर्जुन का पेड़ तो हमारी तरफ होता है, गुरेल का तुम भी जानते हैं। सेमल का भी पेड़ होता है, चीरा चीरा होता है, हमारी तरफ होता है उधर इलाहाबाद की तरफ। अर्जुन का पेड़ बहुत मजबूत होता है। अगर लकड़ी काटने लगो ना तो कुल्हाड़ी अगर सूख जाए कायदे से तो कुल्हाड़ी मुड़ जाती है ऊपर से, बड़ा मजबूत होता है। सर आंधी तूफान आता है, एक भी नहीं टूटता है। और उसके वो वृक्ष के अंदर जो फलता है, जो गिरता है, जैसे गिठियारी एक तरफ से पूरे गिठियारी जानते हो, जलाने के काम आती है। वो पूरा फैल जाता है, ऐसा लगता है, लेकिन वही है गंगा का, वही आसपास भी होगा। ऐसा नहीं है, काहे नहीं होगा, इधर भी होगा। किनारे गवर्नमेंट लगवाए हैं ना। कहाँ पे है? हमारे तो बाबू रोड पे पूरे बनता है। अच्छी चीज है सब। आगे लिख लो एक कुर्सी, मेज व छड़ी आदि। कुर्सी, मेज व छड़ी आदि बनाने के लिए, कुर्सी, मेज, छड़ी आदि बनाने के लिए बेत नामक पौधे, बेत बेत पौधा होता है छोटा सा, बेत नामक पौधे, बेत नामक पौधे का प्रयोग किया जाता है। उसी के आगे लिख लो जबकि पत्तल व दोने बनाने के लिए, जबकि पत्तल व दोने बनाने के लिए साखू, पलाश, साखू, साखू हाँ,
साखू, पलाश, महुआ, महुआ जानते हैं? जी साखू, पलाश, महुआ आदि के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। आदि के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट लिखो। उत्तर प्रदेश में राल एवं गोंद, हाँ, राल अपने यहाँ कहते हैं, है ना, गोंद, राल गोंद को हाँ चिपकता है। आ जाओ। राल एवं गोंद, उत्तर प्रदेश में राल एवं गोंद की प्राप्ति अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय राल एवं गोंद की प्राप्ति अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों वाले वनों से प्राप्त होती है। उसमें लिखे हो ना 3 वन होते हैं। हाँ, तो निम्नलिखित में से तीनों वन गोंद के लिए कौन जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय कटीली जो पर्णपाती झाड़ियां हैं। अगला लिखो। रेलवे लाइन के स्लीपरों के रूप में, रेलवे लाइन के स्लीपरों, हाँ सागौन, रेलवे लाइन के स्लीपरों के रूप में सागौन, साल, देवदार भी। हाँ, रेलवे लाइन के स्लीपरों के लिए सागौन, साल, देवदार जिसे कहते हैं, देवदार इत्यादि वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। इत्यादि वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखो। तारपीन तेल व विरोजा, तारपीन तेल व विरोजा, तारपीन तेल व विरोजा मुख्यतः चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होते हैं। चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होते हैं। चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होते हैं। ठीक। अब अगले हेडिंग डालो। वन विकास योजनाएं। वन विकास योजनाएं। वन विकास योजनाएं या परियोजनाएं, योजनाएं। ठीक। नीचे लिखो। उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम, उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम वर्ष 1948 में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम कब लागू किया गया? 1948 में लागू किया गया। अगला पॉइंट लिखो। उत्तर प्रदेश के वनों को, उत्तर प्रदेश के वनों को राजकीय, उत्तर प्रदेश के वनों को राजकीय वन
उत्तर प्रदेश के वनों को राजकीय वन या राजकीय संपत्ति की घोषणा, राजकीय वनों या राजकीय संपत्ति की घोषणा भारत सरकार द्वारा, या भारत सरकार लिखोगे और क्या लिखोगे, 1935 में की गई थी। राजकीय संपत्ति, वन क्या है? एक राजकीय संपत्ति है। कब कहा गया था? 1935 में। ठीक, अभी जो है उसका एक पेपर हुआ है, देखो इससे याद आया कि भारत देश में उसने प्रश्न लिखा था, तो शायद यही उसका सही भी था, अभी मिला नहीं है। याद आया कि क्या था, भारत देश के कौन से महापुरुष थे जिन्होंने सर्वप्रथम ये कहा था कि भारत देश का संविधान जो लोकतंत्र की स्थापना करेगा उसको तब बनाया जाएगा जब लोगों के विचार, अर्थात सीधा सीधा समझो, भारतीय संविधान की रचना लोगों के विचार के माध्यम से की जाएगी, ना कि किसी नियमावली के अनुसार। महात्मा गांधी, ठीक, पूछा था 1922, 2 साल पहले 1922 में कहा था उन्होंने। ये था 1922 में उन्होंने, ये उनका व्यक्तिगत था कि भारत देश के संविधान की रचना की जाएगी तो उसमें लोकतंत्र की बात कही जाएगी, लेकिन इसका एक सर्वेक्षण, कहने का मतलब लोगों के अनुसार, जैसा लोगों के लिए उचित हो वैसा किया जाएगा। ये बीच बीच में कभी कभी से मिल जाते, जैसे ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक, राजकीय संपदा, वन एक राजकीय संपदा है। ये स्टेटमेंट कब आया? 1935 में। ठीक, थोड़ा सा बीच बीच में, जैसे उसका पेपर हुआ, किसी का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया था कि शिक्षा जो है वो बेसिक होनी चाहिए। शिक्षा जो है हमारी बुनियादी संरचना है, शिक्षा को और किसी तरीके से नहीं समझा जा सकता, हमें उसे जन्म से। ये स्टेटमेंट किसका था? ये किसी परीक्षा में पूछा गया है, महात्मा गांधी दिए थे 1936 में। वो बोले थे, वो नमक वाला जो खत्म हुआ था हिसाब किताब, तो राउंड टेबल क्या तो उन्होंने बोला था कि जो शिक्षा के विषय तो होनी चाहिए ना, हाँ, उन्होंने कहा था बापू पूछा गया शिक्षा क्या है, उन्होंने कहा शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए, एकदम जन्म से। और ये पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था कि आप स्कूल जाए। देखिए ये भी तो हमसे कहा जाता है ना कि हमारा स्कूल क्या, अर्थात हमारा परिवार क्या होता है? प्राथमिक पाठशाला। तो वही कहते थे कि शिक्षा आदमी को घर से, अर्थात जन्म से बेसिक होनी चाहिए। 2 स्टेटमेंट था। और कहा किसने कहा कि संविधान को वैसे याद कर लेना है, कभी मान लो पूछ ले कि संविधान की रचना लोकतंत्र के अनुसार होनी चाहिए, किसने कहा था? या लोगों के अनुसार? महात्मा गांधी। 1922 की बात थी लगभग। ये पूछा क्या किसी पेपर, किसी बच्चे ने पूछा था करके। चल आगे लिख लो। अगला, प्रदेश में वन महोत्सव, प्रदेश में वन महोत्सव, प्रदेश में वन महोत्सव जुलाई 1952 से प्रारंभ किया गया। वन महोत्सव जुलाई 1952 से प्रारंभ किया गया। उसी के आगे लिखो वन महोत्सव, वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह, वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाँ, जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। बाकी लिखोगे प्रदेश में सामाजिक वानिकी, हाँ वानिकी, प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना वर्ष 1979-80 में प्रारंभ की गई।
सामाजिक वानिकी योजना 1979-80 में प्रारंभ की गई। अगला पॉइंट लिखो, केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश द्वारा ईंधन जिसे कहते हैं ईंधन एवं, अंडरलाइन कर देना इसको, चारागाह, ईंधन एवं चारागाह योजना वर्ष 1990-91 से प्रारंभ की गई। 90-91 से प्रारंभ की गई। अब आगे लिखो अगला, प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन, अंडरलाइन करो इसको, संयुक्त वन प्रबंधन वर्ष 1992 से प्रारंभ किया गया। उसके आगे लिखो, प्रदेश सरकार द्वारा, उसी के साथ उसे प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2010 में जापान के सहयोग से प्रदेश सरकार द्वारा 2010 में जापान के सहयोग से वन प्रबंधन योजना को सुचारू रूप से संचालित किया गया। अर्थात पूछा जाए, किया गया, प्रोग्राम लगा लो, पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश अर्थात स्टार्टिंग में, चलो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, इस समय सहायक कंट्री कौन है संयुक्त वन प्रबंधन की? जापान। ठीक है, एक प्रश्न एक और लिखो, उत्तर प्रदेश या प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना, उत्तर प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना वर्ष 2012-13 उत्तर प्रदेश हरित पट्टी विकास योजना 2012-13 से संचालित की जा रही है। अगला एक स्टेटमेंट लिखो, इस इंपॉर्टेंट में, प्रदेश में वर्ष 2010 से चलाई जा रही सहभागी वन प्रबंधन योजना, प्रदेश में 2010 से चलाई जा रही सहभागी वन प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदेश का पहला 1 ग्राम फॉरेस्ट विलेज, 1 ग्राम सोनभद्र
1 ग्राम सोनभद्र का बेलहत्थी गांव है। ऐसे बेलहत्थी, बेलहत्थी गांव है, ठीक। कहाँ पे है ये? सोनभद्र। जैसे एक वो है ना, माना नहीं पड़ता है, कहाँ पे? उत्तराखंड में जो नया चार्ट, हाँ, तो ये माना जाता है कि वो भारत देश का पहला और अंतिम गांव है। जो चार्ट है इस बार का देखिएगा, जाकर के जब पढ़ोगे तो सब पढ़ाएंगे, सर्वे के साथ में है। तो ये और यहाँ पूछा जाए उत्तर प्रदेश दृष्टिकोण से कि वो फॉरेस्ट गांव घोषित किया गया, कौन सा? बेलहत्थी। लेकिन ये किस योजना के अंतर्गत है? उसी संयुक्त वन प्रबंधन, किसके सहयोग से चल रही है? जापान के। उसी में चिन्हित किया गया था सोनभद्र का ये गांव वन गांव है। कहने मतलब पूरा गांव नहीं, कुल मिला के पूरा गांव ही वो है, वन है। बट ज्यादा परसेंटेज होंगे। अरे 35 का रेशियो सरकार ने रखा, 35 का रेशियो पाया जा रहा है पूरे जिले में। तो ऐसा गांव हो 70% ना, जैसे सूरीनाम है, ठीक। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? सूरीनाम में ना। इतना ज्यादा कितनी बार रिपोर्ट आ रही है FAO की, लेकिन बार बार ये कहा था कि सूरीनाम में वनों के परसेंटेज डाउन नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत को देखो तो कभी लटका रहता है नीचे, है नहीं। 5वें नंबर पर जापान पहुंच गया है, भारत देश और नीचे है। चलो ठीक, क्लास इसके बाद इसकी है कहाँ चले गया? फोन नहीं करेगा। भैया आप सर से कह दो, मेन्स वाला ले लो।